सभी कक्षा एकादश यानी फर्स्ट ईयर के भैया बहन ध्यान देंगे। आपको कल संरक्षण का नियम बताया जा रहा था, उसमें दो नियम बताया गया, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम और दूसरा आवेश संरक्षण का नियम। देखें, फिजिक्स क्लासेज बाय NK मिश्रा। अगर ये चैनल आप देख रहे हों तो अपने मित्रों से भी कहें इसे सब्सक्राइब करें। और आइए अपने कोर्स की ओर चलते हैं। दो कंजर्वेशन लॉ और हैं। वैसे तो ऊर्जा संरक्षण ये द्रव्यमान संरक्षण का भी इसी में जोड़ दिया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कोणीय संवेग। तीसरा जो पॉइंट था वह है कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है? देखिए, एंगुलर मोमेंटम को J से लिखते हैं और डेल्टा J बाई डेल्टा T इज इक्वल टू होता है टाउ। जहाँ डेल्टा J कोणीय संवेग है, डेल्टा J कोणीय संवेग है और टाउ बल आघूर्ण है। टाउ क्या हो गया? बल आघूर्ण हो गया। तो ये दो चीजें, टाउ क्या हो जाएगा? टाउ बल आघूर्ण हो जाएगा और डेल्टा J कोणीय संवेग हो जाएगा। यानी जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः गति कर रहा हो और उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। यानी यहाँ देखें, यहाँ इफ टाउ इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो डेल्टा J बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो किसी चीज का परिवर्तन 0 है, इसका मतलब हो गया कि J नियतांक हो गया, यानी नियतांक हो गया, यानी इसका मान कंजर्व रहेगा। कैसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः गति कर रही हो, गति कर रही हो, अक्ष के परितः गति कर रही हो तथा उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए और उस पर कोई बाह्य बल, यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः गति कर रही हो तथा उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग, उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। देखें तो क्या हो जाएगा? उसका जो कोणीय संवेग होगा वह कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग को हम J से लिखते हैं और ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब जड़त्व आघूर्ण, रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ ये फार्मूला आएगा। क्योंकि कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया जा रहा है इसलिए कंजर्वेशन लॉ की सीरीज में ये आ जाता है। अब एक चौथा पॉइंट है जिसमें हम रेखीय संवेग की बात करते हैं। मोमेंटम का कंजर्वेशन यानी रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय। और चौथा पॉइंट हो गया वो लीनियर,
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी जब कोई गतिशील वस्तु गति कर रही हो तथा उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। यानी यदि कोई गतिशील वस्तु गति कर रही हो यदि कोई वस्तु गति कर रही हो तथा उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। न लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग नियत है। अर्थात आप पढ़ेंगे डेल्टा पी बराबर यम इंटू डेल्टा वी, ये रेखीय संवेग होता है। यहाँ डेल्टा पी संवेग है, एम द्रव्यमान है और डेल्टा वी रेखीय वेग है। क्या हो गया? ये रेखीय वेग, डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी, और इस तरह से इसको करेंगे। अब परिवर्तन चाहते हैं, यानी देखें डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो यम इंटू हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब अगेन पॉइंट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू यम, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को ये कहते हैं, और यम ये हो गया, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू यम हल हो गया। और एफ इक्वल टू जीरो, इफ एफ इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। और किसी चीज का परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब कि पी नियतांक हो गया, पी नियतांक हो गया यहाँ से। तो इस तरह से ये दो कंजर्वेशन की बात है। अब इसी में द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिसको आइंस्टीन ने दिया था, उसको भी हम कंजर्वेशन लॉ की श्रेणी में रख लेते हैं। यहाँ देखें क्या लिखा गया, यदि कोई गतिशील वस्तु गति कर रही हो, वस्तु जा रही है लेकिन वस्तु पर यदि कोई बल नहीं आरोपित किया जा रहा है तो उसका जो संवेग होगा वह नियत रहेगा। ये कंजर्वेशन लॉ है। डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी लिखा गया। यम द्रव्यमान है वस्तु का और भी वेग से वो गति कर रही थी, इसलिए डेल्टा पी उसका संवेग हो गया। अब आइए डेल्टा पी संवेग, एम द्रव्यमान, डेल्टा वी, यानी अब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर दिया तो यम, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी से दोनों तरफ भाग दे दिया हूँ। अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी त्वरण होता है, क्योंकि त्वरण आपको बताया गया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी त्वरण हो गया, तो अब एम इसको ए लिख दिया, यम में कोई एफ लिख दिया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू एफ, या एफ बराबर जीरो, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पी नियतांक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसी में आता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको आइंस्टीन ने दिया था, और इसे द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल लिया जाता है। यानी हम देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसको आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन,
और आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है, जिसको दिया था आइंस्टीन। यहाँ E ऊर्जा है, ऊर्जा हो गया, m द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। c हो गया प्रकाश का वेग और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसकी सहायता से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि यदि कोई वस्तु 50 केजी है तो उस वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी, यदि इतना है तो उस वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी। फॉर्मूला हो गया E बराबर mc², यम हो गया 50 गुणे 3 × 10⁸, इसका कर देंगे वर्ग। अब ये कितना हो जाएगा, तो 50 हो गया, इसका वर्ग 9 × 10⁻16, गुणा कर देंगे 450, देखिए 1 जीरो हो जाएगा, 5 × 45 गुणे 10⁻16 या 4.5 गुणे 10⁻18 जूल, तो इतनी ऊर्जा होगी। यानी E बराबर हम लिख देंगे 4.5 गुणे 10⁻18 जूल। ये ऊर्जा होगी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है। तो यह एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आप किसको करेंगे, होमवर्क होगा। क्वेश्चन लिखें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। एक प्रश्न हो गया, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। दूसरा प्रश्न लिखें, यदि किसी वस्तु की ऊर्जा 15 × 10⁻18 जूल है, 15 × 10⁻18 जूल है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। कुछ बच्चे तो कर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं किए हैं, कृपया निश्चित सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद, आगे कल देखा जाएगा।